नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में है। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नागालैंड और मेघालय पहुंचे तो बीजेपी के प्रचार में और जान आ गई। प्रधानमंत्री ने शिलांग में लंबा रोड शो भी किया और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, लेकिन जनता कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। इसके अलावा असम की पुलिस इस सप्ताह खास चर्चा में रही, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर असम में जो मामला दर्ज हुआ है उसके चलते पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार करने गई थी, जिसको लेकर बड़ा राजनीतिक बखेड़ा भी खड़ा हुआ। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को इस सप्ताह नए राज्यपाल मिले तो मणिपुर में नए वित्त वर्ष का बजट आया। त्रिपुरा में मतदान पूर्ण हो चुका है और सभी को अब मतगणना के दिन यानी 2 मार्च का इंतजार है। बहरहाल आज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के चुनावी दौरों से करते हुए आपको पहले बताते हैं कि उन्होंने कैसे विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें मजबूत योगदान दे रहा है। शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल खिलेगा, क्योंकि उसके नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सड़क, रेल और हवाई संपर्क की कमी ने अतीत में मेघालय के विकास को बाधित किया था। हालांकि पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव किए हैं। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों ने अपने परिवारों की, अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग किया है। ये परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेघालय को परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है। उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं, अपने जेब पर देते हैं। आप लोगों को छोटे छोटे मुद्दों पर बांटा गया। मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसी पॉलिटिक्स ने मेघालय का बहुत नुकसान किया है, मेघालय के युवाओं का नुकसान किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जनता अब भाजपा के साथ है, कमल के साथ है। मेघालय एक मजबूत पार्टी के नेतृत्व में स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है। मेघालय आज फैमिली फर्स्ट के बजाय, ध्यान से सुनिए, फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट वाली सरकार चाहता है। चाहता है ना? चाहता है ना? इसलिए कमल का फूल आज मेघालय की मजबूती, मेघालय की स्थिरता, मेघालय में शांति का प्रतीक बन गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को इस पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों पर संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी नहीं थोपने देगी। उन्होंने कोनराड संगमा सरकार पर राज्य में विकास कार्य नहीं करने और घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने मेघालय में एक चुनावी रैली में कहा, बाहरी लोग आकर राष्ट्रीय नागरिक पंजी, संशोधित नागरिकता कानून, गोलियों और स्कैंडल के माध्यम से आपको दबाकर यहां शासन करना चाहते हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करें। बाहर से आने वाले लोगों को अपने ऊपर सीएए और एनआरसी लागू नहीं करने दें। इसके अलावा मेघालय में सर्वाधिक अमीर उम्मीदवार की बात करें तो आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष मेटवाह लिंगदो चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 68% बढ़कर 146.31 करोड़ रुपए हो गई है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मेघालय इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मेरांग सीट से मैदान में उतरे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी के प्रमुख मेटबा लिंगदो ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 87.26 करोड़ रुपए घोषित की थी। दूसरी ओर नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि बीजेपी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। गौरतलब है कि देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। दीमापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नागालैंड में स्थायी शांति लाने का प्रयास कर रहा है ताकि राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को पूरी तरह से हटाया जा सके। कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी। इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को, पापों की सजा दे रहा है। साथियों, आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा है कि नगा शांति समझौते के समाधान का लंबे समय से इंतजार है और उनका दल इसका हल चाहता है। थरूर ने कांग्रेस भवन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के 60 साल बाद भी यहां पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संबंधी बुनियादी सुविधाओं की कमी है तथा कांग्रेस इस पूर्वोत्तर राज्य में विकास और प्रगति की उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 में उनकी पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से सरकार बनाएगी। खड़गे ने नागालैंड में एक चुनावी सभा में कहा कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनेगी। खड़गे ने विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा, कांग्रेस और हमारी दोस्त पार्टियां 2024 में मिलकर जरूर सरकार बनाएंगी, सबके सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे, सामूहिक रूप से सरकार बनाएंगे। इसके अलावा नागालैंड विधानसभा चुनाव में खास उम्मीदवारों की बात करें तो आपको बता दें कि तिजित विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें राज परिवार के एक सदस्य, एक मंत्री और एक इंजीनियर मैदान में हैं। तिजित विधानसभा क्षेत्र के ओटिंग गांव में ही करीब 1.5 साल पहले सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी। ओटिंग के अंग यानी राजा तहवांग नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के मौजूदा विधायक पी पाईवांग कोन्याक हैं, जो निवर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रहे कांग्रेस के टी थॉमस कोन्याक तीसरे उम्मीदवार हैं। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो खबर है कि म्यांमार और बांग्लादेश के 31,500 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम के अलग अलग हिस्सों में शरण ली है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया है कि 27 जनवरी तक पूर्वोत्तर राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिकों की संख्या 31,050 थी और बांग्लादेश के शरणार्थियों की संख्या 541 थी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक
लॉन्ग तलई जिले में 8 गांवों में बनाए 160 अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद पड़ोसी देश के नागरिक भागकर मिजोरम आ गए, जबकि बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र यानी CHT के शरणार्थी जातीय उग्रवादी समूह के खिलाफ सेना के आक्रामक अभियान के बाद यहां आए। हम आपको बता दें कि मिजोरम की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर और बांग्लादेश से 318 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि अनुसुईया उइके ने बुधवार को मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MV मुरलीधरन ने राजभवन में एक कार्यक्रम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश की रहने वाली उइके ने एल गणेशन की जगह ली है, जिन्होंने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इससे पहले अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इस सप्ताह 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें 35,022 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा, मैं 2023-24 के लिए राज्य की संचित निधि से 35,022 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। कुल राजस्व व्यय 20,292 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत व्यय 10,013 करोड़ रुपए अनुमानित है। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक सेवानिवृत्त ने प्रदेश विधानसभा के सदस्यों से कहा है कि वह सरकार और जनता के बीच कड़ी के तौर पर काम करें। विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संसद और विधायिका ऐसी आधारशिलाएं हैं जिन पर लोकतांत्रिक राजनीति की इमारत टिकी हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत पर जोर दिया है। गौरतलब है कि इस राज्य की सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्य के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सप्ताह कहा कि वह इस बात का उल्लेख करके खुश हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले को राज्य पुलिस उसके तार्किक अंजाम तक लेकर जाएगी। गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हालांकि यह नहीं बताया कि मामले को तार्किक अंजाम तक ले जाने के लिए असम पुलिस का अगला कदम क्या होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर असम के दिमा हसाओ जिले के हाफलॉन्ग थाने में खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के पैरा 7 का उल्लेख करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है, कानून की महिमा बनी रहनी चाहिए। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। पैरा 7। इसके अलावा असम के सोनितपुर जिले में शुक्रवार को एक वाहन के सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 5 लोग बालीपारा से तेजपुर जा रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि 25 से 30 साल की उम्र के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान आकाशदीप बोरा, विद्युतनाथ भाईकोन पतंगिया, द्विपेन बोरा और विश्वजीत सैकिया के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए कनकलता सिविल अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया ने इस सप्ताह बुधवार को असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुए समारोह में कटारिया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कटारिया ने जगदीश मुखी का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रविवार को पद छोड़ दिया था। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके कैबिनेट सहयोगियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में अब तक नशीली दवाओं की सबसे बड़ी बरामदगी में कार्बी आंगलोंग जिले में 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत 25 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।